नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नए धमाकेदार वीडियो में हम लेके आए आपके भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसका एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है हमने, जिसमें आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप के साथ साथ विद्युत ऊर्जा, विभवांतर व धारा के पदों में ऊर्जा, इन सभी का अध्ययन कराया था। तो आज के वीडियो में हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के जो व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं, जो विद्युत धारा है उसके तापीय प्रभाव के जो भी व्यवहारिक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं, उन सभी अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। जिसमें आपका विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब की संरचना के साथ साथ आपको संरचना है, कार्यविधि है, गैसें कैसे भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर, विद्युत इस्त्री है, विद्युत ऊष्माकत्वा, विद्युत हीटर, और ये इन सभी का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे हम। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं पहले वीडियो पर, इसके बाद में अन्य सभी जानकारियां आपको मिलेंगी। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक उपयोग। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक आधार पर निम्न उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो निम्न उपकरण में जो आपका है सर्वप्रथम वो है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप सभी ने देखा है। इस समय तो एलईडी देखते हैं सभी, जो प्लास्टिक की बनी हुई है। कुछ ही घरों में या कुछ ही जगहों पर अब लोग जो कांच का बल्ब होता है उसे यूज करते हैं। पहले कांच के ही बल्ब यूज किए जाते थे। आज के इस दौर में हम सभी एलईडी में देख रहे हैं। पहले के दौर में कोई एलईडी नहीं होती थी, केवल और केवल कांच का बल्ब होता था। तो कांच का बल्ब होता था। विद्युत बल्ब जो है आपका, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, जो आपका विद्युत बल्ब है उसके तंतु में जब धारा हम प्रवाहित करते हैं, तो तंतु को प्रतिरोध या तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यधिक होने के कारण जो उसका तापमान होता है वो लगभग 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस, 1500 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और जब इतना प्रतिरोध हो जाएगा हाई 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, तो जिस कारण वह चमकने लगता है। तो विद्युत बल्ब सभी ने देखा होगा, कांच का होता है। तो उसकी संरचना भी अभी आपको बताएंगे और कार्यविधि भी की है, कार्य कैसे करता है, बनावट क्या है इसकी। तो ये पहले परिभाषा आप नोट कीजिए यहाँ से कि विद्युत बल्ब कामा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जो विद्युत बल्ब है आपका, वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है, तो तंतु को या तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण, जो तंतु होता है आपका वो उसका प्रतिरोध फिलामेंट का बना होता है, तो उसका प्रतिरोध जब अधिक हो जाता है, तो जिस कारण इसका तापमान 1500 से 2500, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण यह चमकने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी संरचना और कार्य विधि। तो संरचना पहले देखिए कि विद्युत बल्ब स्क्रीन पे देख रहे हैं आप सभी, दिख रहा है सभी को कि विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है, जिसके अंदर से वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं। जहां निर्वात का मतलब वायु की अनुपस्थिति, बिल्कुल अनुपस्थिति बनाते हैं, उसे बोलते हैं निर्वात। तो
वायु निकालकर निर्वात रखते हैं और बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी रहती है। बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी रहती है जिसके दोनों ओर दो पिनें रहती हैं। तो ये आवरण आप देख रहे हैं, ये कांच का आवरण है पूरा। अब नीचे वाला भाग ये है आपका, यहाँ पे इसमें ये टोपी लगी है एल्यूमिनियम की और दो कनेक्शन है इस प्रकार, ये एक पहला टर्मिनल एक दूसरा टर्मिनल बोला जाता है। और ये जो लाल आप देख रहे हैं, ये लाल कलर में जो भी रेड कलर है, इसी को बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? तंतु या फिलामेंट। तो विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकालकर निर्वात, कि जो खोखला गोला है उसके अंदर से हमें क्या निकालना है? वायु। और वहां पे क्या उत्पन्न करना है? निर्वात उत्पन्न करना है। निर्वात रखते हैं तो बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम की टोपी, ये भाग है आपका, इसके ऊपर यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी रहती है जिसके दोनों ओर ये दो पिनें लगी हैं आपकी, एक ये पिन है और ये दूसरी। तो दो पिनें लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को चमड़ा या लाख, चमड़ा या लाख देखा होगा कि डामर के कलर, डामर तो सभी ने देखा है, काला होता है, तो चारकोल जिसे बोलते हैं, तो उसी के कलर का होता है लाख। जिससे आपने कभी आपके यहाँ कोई स्टील या लोहे की बाल्टी टूटी फूटी हो तो पहले वही बाल्टी जुड़वाने के लिए हम लाख का प्रयोग, जो जहाँ पे होल होता था तो उस जगह पे उस गर्म करके उस लाख को रगड़ देते थे तो वो होल बंद हो जाता था, जिससे बाल्टी हमारी कुछ दिन या अन्य कोई बर्तन और काम करने लगता था। तो जो आपका ये बल्ब है, इसके टोपी जो होती है, ये टोपी लगी है, ये इसके मुंह को चमड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है। चमड़े के ऊपर जस्ते के दो टांके, ये टांके लगे हैं यहाँ पर, ये दो। तो चमड़े के ऊपर जस्ते के दो टांके लगे रहते हैं जिनका संबंध दो मोटे तारों से होता है। ये तार है आपके दो मोटे, इनसे होता है। तो दो मोटे तारों से होता है। ये तार कांच की एक नली से होकर बल्ब के अंदर, कांच की एक नली है ये वाली आपकी, कांच की नली से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें, एक दूसरे से अलग रहें। देख रहे हैं चित्र से कि इस प्रकार लाए हैं हम कि ये कैसे हैं? एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को स्पर्श ना करें। इसके आंतरिक सिरों के बीच एक टंगस्टन का बारीक तार, ये आंतरिक सिरा है, इसमें क्या है? टंगस्टन का एक बारीक तार। तो टंगस्टन का एक बारीक तार जुड़ा होता है जिसे हम क्या बोलेंगे? तंतु। क्या बोलेंगे? जैसे तंतु कहते हैं। और टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च, क्योंकि अभी आपको बताया प्रतिरोध कितना हो जाता है बल्ब का? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका टंगस्टन का है उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो जब तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। जब तंतु में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। तो ये रही आपकी संरचना और कार्य विधि। चलिए नोट करते जाइए, नोट्स आप कंटिन्यू बनाते रहें कि आने वाले एग्जाम में आपको ये बहुत ही काम आने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ही करना है आपको, क्या कि एक अंगूठा क्लिक करना है केवल, और कुछ तो ले नहीं रहे आपसे, बिल्कुल फ्री आप कास्ट आपको सेवाएं दे रहे हैं हम, कुछ ले तो रहे नहीं। तो क्या आपको, आपका ही फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब तो कर ही दें, कम से कम दोस्तों को शेयर करें, जिससे भी हमें भी कुछ मन लगा रहे, मनोबल बना रहे कि आने वाले समय में हम भी आपको निरंतर वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए बन गया चित्र, बढ़िया से इसे तैयार कीजिए। जब भी वीडियो देखा करें तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें कि जिससे जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसे लिख लिया करें, पूछ लिया करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये नोट कर लीजिए आप सभी,
8853243603 8853243603 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब जो बल्ब है उसमें हमें निष्क्रिय गैसें क्या है? निष्क्रिय का मतलब किसी से क्रिया नहीं करती वो गैस। तो निष्क्रिय गैसें आगे आपको बताएंगे कि जो आपका इस समय हाई स्कूल का सिलेबस है रसायन विज्ञान का, वहाँ से आपकी जो आवर्त सारणी है वो निकाल दी गई है, लेकिन हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि जो भी निष्क्रिय गैसें हैं वो शून्य समूह की हैं सभी। इसमें आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है और फ्रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, फ्रेडॉन, ये आपकी निष्क्रिय गैसें हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है, जीनॉन है और आपका रेडॉन, ये निष्क्रिय गैसें हैं। इन्हें वर्ग 18 के तत्व या शून्य समूह के तत्व कहते हैं। अब तो आवर्त सारणी आपके सिलेबस में है नहीं, तो डिटेल ज़्यादा बताएंगे नहीं हम, बस आपको ये जानना है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन ये कैसी है? निष्क्रिय है या इन्हें अक्रिय गैसें या नोबल गैसेस के नाम से हम जानते हैं। तो सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है। जिस बल्ब की सामर्थ्य कम होगी उसके अंदर निर्वात उपस्थित होता है, जबकि उच्च सामर्थ्य के बल्बों में निष्क्रिय गैसें भरी होती हैं, क्योंकि निष्क्रिय गैसों द्वारा तंतु का ऑक्सीकरण, जो आपका तंतु होता है उसका ऑक्सीकरण एवं बाष्पीकरण नहीं हो पाता। और जब ऑक्सीकरण ही नहीं होगा, बाष्पीकरण नहीं होगा, तो जो आपका तंतु है या बल्ब है उसकी दक्षता व आयु, जो उम्र होती है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो दक्षता व आयु दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब दोष ये भी जान लीजिए, हमने बताया जिसके अंदर अच्छाई होगी उसके अंदर बुराई तो होना निश्चित है। अब वो कोई हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई और सही, इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा उसके अंदर अगर अच्छाई है तो बुराई तो 100% होनी तय। तो दोस्त देखिए, यदि बल्ब में ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है। क्या होगा? टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है तथा यह बल्ब की दीवारों पर जमने लगता है, और जिससे बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला हो जाता है, क्योंकि जब ये जमेगा तो अंदर कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा, तो जो प्रकाश आएगा वो कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। तो ये बल्ब में क्या होता है? दोष। चलिए, नोट करते जाइए। थ्योरी ये है आपकी अक्रिय या निष्क्रिय गैसें। अक्रिय गैसें आपकी हैं हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है और रेडॉन। चलिए, नेक्स्ट है आपकी विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री, जिसे हम अपनी भाषा में प्रेस के नाम से पुकारते हैं, प्रेस। विद्युत स्त्री प्रेस तो सभी जानते हैं कि कपड़ों में प्रेस तो सभी को करनी है। अच्छे से कपड़े हमें भी पहनने हैं, आपको भी पहनने हैं, तो प्रेस से तो आप सभी से परिचित होंगे, जिसे हम विद्युत स्त्री कहते हैं। तो विद्युत स्त्री है क्या? तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित यह भी एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो ध्यान रखना है कि इसे भी इस प्रकार लिखना है कि यह भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत स्त्री तो सभी के घरों में अवेलेबल है, और जो नहीं है वो भी जानते हैं भाई, प्रेस तो सभी जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि अभी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग हम करते हैं। अब इसकी संरचना एवं कार्यविधि। तो संरचना और कार्यविधि
देखिए, विद्युत स्त्री के जो मुख्य अवयव हैं, उसमें आपका आधार प्लेट होती है जो तली में है, तापक तार होता है एक, भार प्लेट होती है और एक कुचालक था। ये कुल 4 भाग होते हैं, आधार प्लेट, तापक तार, भार प्लेट और कुचालक हत्था, ये होते हैं। तो वही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो पहले विद्युत स्त्री को परिभाषित कीजिए। क्या बताया कि यह भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम के तापक तार का उपयोग किया जाता है। अब संरचना एवं कार्यविधि। तो देखिए, विद्युत स्त्री के मुख्य अवयव या मुख्य भाग क्या है, निम्नलिखित है। नंबर 1 हमने बताया भी आपको, आधार प्लेट। तो विद्युत स्त्री जो होती है आपकी, उसमें आधार प्लेट जो है वो लोहे की बनी होती है जिसकी बाहरी सतह को क्रोमियम की पॉलिश करके, जो बाहरी सतह होती है विद्युत स्त्री की, जो बाहरी सतह होती है उस पर किसकी पॉलिश होगी, क्रोमियम की पॉलिश। जो भी शाइनिंग देखते हैं आप, वो क्रोमियम की होती है। क्रोमियम की पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है। और चिकना किस लिए बनाया जाता है कि ऊष्मा का क्षय ना हो, ऊष्मा हमारी बर्बाद ना हो। अगर ऊष्मा का क्षय होगा तो वो प्रेस गर्म ही नहीं होगी और गर्म नहीं होगी तो कपड़ों पर हम प्रेस करेंगे कैसे। तो जो क्रोमियम की पॉलिश करके उसे चिकना बनाया जाता है जिस कारण ऊष्मा का क्षय नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका तापक तार। तो विद्युत स्त्री का तापक तार नाइक्रोम से निर्मित होता है। किससे? नाइक्रोम से निर्मित होता है, जो एक अभ्रक की पतली चादर पर सपाट रूप से, जो अभ्रक है, अभ्रक की एक पतली चादर पर सपाट रूप से लिपटा होता है। इसे अभ्रक की दूसरी प्लेट पर रखकर आधार प्लेट पर रखा जाता है तथा तापक तार को एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस जो आग से नहीं जलता है, एस्बेस्टॉस की मोटी चादर या परत द्वारा ढक दिया जाता है। एस्बेस्टॉस की मोटी चादर या परत द्वारा ढक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। एस्बेस्टॉस समझ में आया सभी बच्चों को? ये ऐसा पदार्थ है जो आग से जलता नहीं है। अगला भाग देखिए। अब भार प्लेट। भार प्लेट जो है आपकी, वो एस्बेस्टॉस के ऊपर स्थित प्लेट को भार प्लेट कहते हैं। जो आपका एस्बेस्टॉस है उसके ऊपर जो प्लेट होती है उसे हम बोलते हैं भार प्लेट, जिसमें प्लग पिनें लगी होती हैं। जो प्लग आप बाहर को निकालते हैं, जो तार दो आते हैं, उसी में प्लग पिन लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम के तार में लगी संबंधक पत्तियों से कर दिया जाता है। जो नाइक्रोम का तार होता है उसमें जो भी पत्तियां होती हैं उससे। तो एस्बेस्टॉस के ऊपर स्थित प्लेट को भार प्लेट कहते हैं, जिसमें आपकी प्लग पिन लगी होती है। इसका संबंध नाइक्रोम के तार में लगी संबंधक पत्तियों से होता है। नेक्स्ट है आपका कुचालक हत्था। ये तो बाहर से ही सभी को दिखता है। तो भार प्लेट के ऊपर लकड़ी या एबोनाइट या बेकेलाइट, लकड़ी या एबोनाइट या बेकेलाइट से बना कुचालक, मतलब जो विद्युत का कैसा होता है, कुचालक हत्था लगा रहता है। तो अब कार्य विधि में देखिए कि जब तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जो आपका तापक तार है उसमें हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो तार जो है आपका लाल तप्त होकर स्त्री के आधार को, जो आपका विद्युत प्रेस है, विद्युत स्त्री है, उसके आधार को, नीचे वाली तली को गर्म कर देता है। यह तार एस्बेस्टॉस से ढका होता है जिसके ऊपर वायु होती है। क्या होती है? वायु होती है। तो एस्बेस्टॉस व वायु दोनों कैसे हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जिस कारण उत्पन्न ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाते। अतः समस्त ऊष्मा कहाँ जाएगी आपकी? अब जब ऊपर नहीं जाएगी तो को तली में जाती है। जो तली में जाती है जिससे पूरी तली समान रूप से गर्म हो जाती है, जिससे पूरी तली समान रूप से गर्म हो जाती है और कुचालक हत्था द्वारा पकड़कर हम स्त्री का उपयोग करते हैं। कुचालक हत्थे द्वारा पकड़कर हम स्त्री का उपयोग करते हैं। कर लीजिए जल्दी से नोट, थ्योरी है।
विद्युत इस्त्री। इस प्रकार की देखिए सभी ने, यही होती है इसी प्रकार की। हम बाहर वाला अंदर वाला भाग बना रहे हैं इस्त्री का। अब जो नाइक्रोम का तार देखिए इस प्रकार होता है इसमें। इस प्रकार होता है, यहाँ से ये संबंधक पत्तियां होती हैं, इनसे कनेक्शन दे दिया जाता है। ये है अंदर वाला भाग, यही है आपका जिसे बोलते हैं नाइक्रोम का तार। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत हीटर। ये तो सभी ने देखा है, विद्युत हीटर, या जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊष्मक। तो विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक। तो देखिए विद्युत हीटर क्या है आपका, जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में, जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक, कैसा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह लाल तप्त होकर, ऐसा हो जाता है, लाल तप्त होकर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। देखा है सभी ने हीटर, उसमें जो एक सर्पिलाकार सांप के जैसे आकार का तार होता है, लिपटा रहता है, तो उस तार में जब हम उच्च प्रतिरोध वाला वो तार होता है, कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध वाला, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा का मान बहुत अधिक हो जाने के कारण वह कैसा हो जाता है, रक्त तप्त खून जैसा लाल हो जाता है। जब लाल तप्त होकर वह क्या ऊष्मा का उत्सर्जन देता है। देखिए कि लिखा है भाई, जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तप्त होकर ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। ये तो सभी ने देखा। अब संरचना एवं कार्यविधि, तो जो देखा आपने बस वही संरचना में लिखना है कि विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर, कि विद्युत ऊष्मक अथवा हीटर चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है जिसमें खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, खांचे। इन खांचों में मिश्र धातु नाइक्रोम का सर्पिलाकार तापक तार, ये है आपकी, ये चीनी मिट्टी की खांचे हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये सभी। और जो ये देख रहे हैं लिपटा हुआ तार, तो ये नाइक्रोम का तार है, और बाकी ऊपर ऊपर भाग कैसा है, चीनी मिट्टी की प्लेट। तो इन खांचों में मिश्र धातु नाइक्रोम का सर्पिलाकार तापक तार लगा होता है, जिसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो पेंचों से संपर्कित होते हैं। तो ये दोनों सिरे जो हैं ये किससे हैं, पेंचों से संपर्कित है। तापक तार के रूप में नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम में 80% क्या होता है, निकेल। नाइक्रोम में ध्यान रखना 80% निकेल और 20% क्या होता है आपका, क्रोमियम। तो नाइक्रोम जो है आपका, ये ध्यान रखना है आपको, नाइक्रोम जो है उसमें 80% क्या है, निकेल है, और शेष 20% क्या है आपका, क्रोमियम। ये ध्यान रखने हैं कि जो नाइक्रोम का तापक तार होता है उसमें 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम। तो जो उच्च ताप पर गर्म करने पर पिघलता नहीं है, जो हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो पिघलता नहीं है, तथा वायु से क्रिया करके शीघ्र ऑक्सीकृत भी नहीं होता है, कि इतनी जल्दी जैसे बल्ब या अन्य सभी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, लेकिन आपका जो नाइक्रोम का तार है वो शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह लाल तप्त होकर ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है।
ये रहा आपका चित्र, देख लीजिए। और बाकी हीटर तो आप सभी ने अपने अपने घरों में देखे ही हैं। तो वही हीटर है जो एक चीनी मिट्टी के बने, उसमें एक सर्पिलाकार तार लपटा रहता है, वही है हीटर। उसी को बोलते हैं हम विद्युत हीटर या विद्युत ऊष्मक। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, गर्मी बहुत है। गर्मी के कारण दिमाग से पसीना से तरबतर हो गए हम। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें आपका विद्युत फ्यूज रह गया, विद्युत सामर्थ्य और विद्युत शक्ति। इसके अलावा जो विद्युत ऊर्जा के आपके व्यवहारिक मात्रक हैं वो सभी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस इतना ही है आपको, यहीं तक लास्ट है टॉपिक आपका, यही विद्युत धारा के या विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक। इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।